हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टीचिंग उड़ान। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने कल पेडागोजी के जो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है उसके 30 क्वेश्चन करा दिए थे। आज नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है टीचिंग उड़ान। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कृपया लास्ट तक देखिए मेरी वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका, एक टीचर है, वो क्या करती है अपनी कक्षा में यानी अपनी क्लास में विविधता मतलब जो अन्य वर्गों से बच्चे जो आते हैं उसको संबोधित करती है। संबोधित कैसे कर सकती है, क्वेश्चन में यह पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। क्या उसे विभिन्नताएं स्वीकार करनी चाहिए? जो अलग अलग वर्गों से बच्चे आते हैं उनको स्वीकार करना चाहिए और उसको महत्व देना चाहिए। बी ऑप्शन है हमारा, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। जो बच्चों की अलग अलग पृष्ठभूमि होती है उसको संसाधन के रूप में प्रयोग करके। सी ऑप्शन है हमारा, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। जो अलग अलग विभिन्न अधिगम शैलियाँ होती हैं उनको इकट्ठा करके। डी ऑप्शन है हमारा, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। क्या मानदंड निर्धारित करके? इसमें से हमें ऑप्शन चूज करने हैं। क्या ऑप्शन ए सही है, जिसमें ए बी सी? बी सही है, ए बी सी और डी? सी सही है, ए बी और डी? क्या बी और सी, बी सी डी सही है? चलिए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। हमें क्या करना चाहिए, एक शिक्षिका को क्या चाहिए, उसकी विभिन्नताओं को स्वीकार करना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए, उनकी विभिन्नताओं को महत्व देना चाहिए। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। ठीक है, बच्चों की सांस्कृतिक सामाजिक जो पृष्ठभूमि होती है उसको क्या करना चाहिए, शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में क्या करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, उसे विभिन्न अधिगम शैलियों में समायोजित भी करना चाहिए उनको। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन ए सही है। कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन ए सही है। शिक्षिका को क्या चाहिए होता है कि वो व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना चाहिए उसे, और उन्हें क्या करना चाहिए, उनको महत्व भी देना चाहिए, है ना। क्योंकि बालक जो होता है वो क्या होता है, उसकी अलग अपनी अलग क्या होती है, मानसिक होती है, शारीरिक बौद्धिक जो सामाजिक सांस्कृतिक जो भिन्नताएं होती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। इसीलिए उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें महत्व देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में, अपनी क्लास में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रहने को कहती है। जो फर्नीचर की जो तीखी धार होती हैं, पतली पतली नोक होती हैं उनको क्या करती है, रुई से ढका रखने को कहती है। और छुओ और अनुभव करो, क्या कहती है, छुओ और उनको पहचानो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। क्या कहती है, सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? किस वर्ग के शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी। बी ऑप्शन है हमारा, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। सी ऑप्शन है, श्रवण विकलांग शिक्षार्थी। डी ऑप्शन है, सीख ना सकने वाले शिक्षार्थी। क्वेश्चन में हमारे साफ साफ बोला है, क्या बोला गया है, छुओ और अनुभव करो। क्या बोला है, छुओ और अनुभव करो। जो दृष्टिहीन विद्यार्थी होंगे वही तो हम छू के सिखाते हैं बच्चों को, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, बी करेक्ट होगा। और ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं।
हमारा सी ऑप्शन है श्रवण विकलांग शिक्षार्थी। जो श्रवण विकलांग होता जो श्रवण विकलांग जो भी शिक्षार्थी होते हैं उन्हें तो ना सुनने वाली बीमारी होती है, जो कम सुनते हैं या सुन नहीं सकते, तो उसको तो छू नहीं उसको तो वो तो देख भी सकते हैं ना, तो उसमें छू और अनुभव करे नहीं आएगा। सीख ना सकने वाले विद्यार्थी का इसमें कोई मतलब नहीं है, और ना ही सामाजिक रूप से वंचित विद्यार्थी या शिक्षार्थी जो किसी भी वस्तु को जो छूकर उसके आकार, रूप, प्रकार के बारे में अनुभव करते हैं, जो बच्चे या महसूस करते हैं, उनकी दिव्य शक्ति किसमें पाई जाती है? वो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों में ही पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम कौन से होते हैं? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। बी ऑप्शन है हमारा उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवृत्ति पर बल देते हैं। उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। क्या प्रतिभाशाली बच्चे आक्रामक होते हैं? क्या इन्हें न्यूनतम मानकों, ये अब अपना नेगेटिव वर्ड हो गया तो ये ऑप्शन होगा नहीं। और किस पर बल देते हैं? प्रवीणता पर। प्रत्यास्मरण मतलब याद करना, उस पर बल देते हैं, तो ये हमारा नेगेटिव होगा, ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन और व्यक्ति के जो उसके लक्षण होते हैं, और जो विद्यालय की उनकी उपलब्धि होती है, और क्या होती है जो खेल की सूचनाएं होती हैं, उसमें क्या होते हैं वो बालक क्या होते हैं? बहुत श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे बालकों को क्या करना चाहिए? सामान्य शिक्षाएं होती हैं, उसके साथ साथ ऐसी शिक्षा व्यवस्था भी देनी चाहिए उन्हें कि उनके चिंतन को प्रेरित कर सकें, और क्या कर सकें उनके जो बहुत सारे विचार होते हैं उनमें क्या कर सकें? वो व्यस्त रह सकें, ताकि वो अपने योग्यता के कारण क्या कर सकें? अधिक ज्ञान सीख सकें और भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन बोलता है विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो विद्यार्थियों की असफलता के बारे में कौन सा कथन सही है? क्या विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती? क्या ये ऑप्शन सही है? विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। क्या पुरस्कार ना मिलने पर विद्यार्थी सफल नहीं होंगे? विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। डी ऑप्शन है विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती है। ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेक करने हैं हमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उसमें योग्यता नहीं होती। विद्यार्थी की खुद की एक विशेषता होती है, जो उसका मानसिक और बौद्धिक विकास होता है वो खुद का होता है, और अपनी विशेष प्रकार की जो होती है उसमें जातियों और समुदायों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, विद्यार्थी बी ऑप्शन है हमारा विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। जहाँ पे अपना पुरस्कार वर्ड आ जाए वहाँ अपना क्या है, ये नेगेटिव हो जाता है एक तरफ से, क्योंकि विद्यार्थियों को सफल बनाने के लिए पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। हाँ, उसे जो प्रशंसा होती है उसको हाँ तालियां शाबाशी ये सब दे सकते हैं, लेकिन जैसे कोई वस्तु देनी हो वो पुरस्कार नहीं दिए जा सकते। ठीक है, सी ऑप्शन चेक करते हैं। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उसके लिए सार्थक हो। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए हर विद्यार्थी की अपनी अपनी एक विशेषता होती है। जितना वो सीख सकता है वो उतना ही सीख पाएगा। अगर उसे हायर स्टैंडर्ड का पढ़ा दिया जाए और बच्चा लो स्टैंडर्ड तक भी समझ ना पाए तो वो उसके लिए असफल ही रहेगा, तो वो उस चीज़ को सीख नहीं पाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती है। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, सी और डी।
क्योंकि विद्यार्थी असफल इसीलिए क्योंकि जो विद्यालय अवस्था होती है, जो विद्यालय व्यवस्था होती है, वो क्या होती है, प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। जो उसकी नीड होती है विद्यार्थी की, वो प्रत्येक विद्यार्थी की पूरी नहीं कर सकती है। इसीलिए अपना कौन सा सही हो जाएगा, बी और डी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसमें कौन सा है, सी और डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, मतलब एक ही पैराग्राफ को पढ़ते हैं, दो विद्यार्थी जो स्टूडेंट हैं, फिर भी उनके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, मतलब अलग अलग अर्थ निकालते हैं उसका। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो उसमें से उसका क्या सत्य है, उसका ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन है संभव नहीं है। संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं होता है। संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं होता है। संभव नहीं है, बी ऑप्शन है, और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। सी संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। डी संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विविध विधियों से प्रभावित करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। जब विद्यार्थी जो किसी वस्तु का अधिगम करता है, चीज़ों को सीखता है, तो उस पर क्या करता है, उसका जो पूर्व ज्ञान होता है, जो उसकी मनोवृत्ति होती है, उसका जो वातावरण होता है, जो उसका एनवायरनमेंट होता है, और जो उसकी लैंग्वेज होती है, सबका प्रभाव पड़ता है, आप सबको पता है। इसी कारण जब जो दो विद्यार्थी होते हैं, जब दो स्टूडेंट आपस में मिलते हैं, जब वो पढ़ते हैं किसी एक चीज़ को, तो क्या करते हैं, वो अपने परिवेश और अपने क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, जो उसकी क्षेत्रीय भाषा होती है, उसके कारण क्या करते हैं, उसके अलग अलग अर्थ निकालते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। क्या सक्रिय और सरल है? क्या सक्रिय और सामाजिक है? क्या निष्क्रिय और सरल है? क्या निष्क्रिय और सामाजिक है? अधिगम कैसा होना चाहिए? आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं अधिगम कैसा होना चाहिए कि विद्यार्थी एकदम जिज्ञासु जो भाव होता है उससे बैठा होना चाहिए क्लास में। मतलब अगर टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो उसमें अगर उसको कुछ नहीं आ रहा है तो उसे तुरंत क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहिए और उसे पूछना भी चाहिए। तो उसमें अधिगम कैसा होना चाहिए? इसमें क्या आ जाएगा? सक्रिय आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें? सक्रिय आ जाएगा। और कैसा होना चाहिए अधिगम? क्या सामाजिक होना चाहिए या सरल होना चाहिए? तो हम सरल अधिगम को लेंगे तो अधिगम सरल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 है, मतलब एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसके 2005 के अनुसार क्या है, शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, बच्चे के सीखने की जो इच्छा होती है उसको क्या करना चाहिए, और जो सीखने की इच्छा होती है उसे और जागृत करना चाहिए। इसलिए उसके साधनों का प्रयोग किस करना चाहिए कि बच्चा क्या करना चाहिए, वो खुद सक्रिय होकर उन्हें क्या करें, और अपनी भाषा के जो उसकी भाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा होती है, उसके अकॉर्डिंग अपने सरल शब्दों में उस चीज़ को सीख सके। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी होते हैं उनको स्वतंत्र रूप से चिंतन करने और प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है? क्या एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी देना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रभावी अधिगम कब हो सकता है? जब क्या होना चाहिए, जो शिक्षार्थी होता है, जैसे कि विद्यार्थी जो होता है, वो क्या करे, जो शिक्षण प्रक्रिया में या अधिगम प्रक्रिया में क्या करता है, वो सक्रिय रूप से भाग ले। और विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? तार्किक रूप से। और कैसी होनी चाहिए? उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, मतलब जो उसने सीखा हुआ है उससे संबंधित होने चाहिए। इसीलिए क्या आवश्यक है कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने के लिए
और प्रभावी शिक्षार्थी बनाने के लिए उसे क्या चाहिए, वो तार्किक रूप से शिक्षार्थियों के लिए प्रस्तुत करें, जिससे शिक्षार्थी क्या कर सकें, अपने पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करके क्या कर सकें, वो अधिगम को सफल बना सकें। इसलिए क्या क्या है इसमें, एक ऑप्शन में एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना, जानकारी को इस तरह से प्रस्तुत करना कि वह पुनर्स्मरण करने में क्या करना, पुनर्स्मरण करने में सरल हो वो चीज़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें, कौन सा कौशल प्राप्त कर लें, समस्या समाधान कौशल, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो, क्या होना चाहिए उनमें, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, बहुविकल्पी वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, प्रत्यय स्मरण, रटना और समझना, ड्रिल और अभ्यास। समस्या समाधान कौशल बच्चे में कब आएगा, रटना और समझना और ये रट्टा मारना कोई कौशल नहीं आएगा उससे। और ये क्या है, बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, इससे भी कुछ नहीं होगा। ड्रिल और अभ्यास बार बार लगाने से कुछ नहीं होगा। जब विद्यार्थी पूछेगा, तर्क वितर्क करेगा और उस चीज़ का निर्णय लेगा, तो भी तभी हमारा क्या होगा, जो समस्या समाधान कौशल होगा बच्चे में आसानी से आ सकेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। जो कक्षा तक पहुंचने वाली भोली अवधारणाओं को जानना शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। क्या शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है, क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है। शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। शिक्षक के लिए अपने शिक्षक को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। क्या होता है, क्या शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बन सकता है, नहीं बन सकता। क्या इसके हौसले को पस्त कर देगा, इससे कार्यभार बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। उसे क्या करना चाहिए, उसको अधिगम को सार्थक बनाने, उसे अपनी योजना में शामिल करना चाहिए उनकी अवधारणाओं को। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जिससे क्या होगा, जो इसकी भोली अवधारणाएं होती हैं उससे क्या होता है, शिक्षक क्या कर सकता है, शिक्षण को क्या कर सकता है, सार्थक और उसको क्या कर सकता है, रोचक बना सकता है, उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित उनको जोड़ते हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 क्वेश्चन, ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए, आपके लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। 10th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। कौन से तत्व जो होते हैं वो अधिगम को प्रभावित करते हैं, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षण युक्तियाँ, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। क्या ऑप्शन नंबर ए, जिसमें ए, बी और सी सही है, क्या ए और बी सही है, क्या ए और बी, सी, डी सही है, क्या ए और सी सही है। इसका क्या सही है, अधिगम को जो प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें शिक्षार्थी की परिपक्वता भी आ जाती है। परिपक्वता का मतलब होता है वो कितना परिपक्व हुआ है, कितना मतलब उसका डेवलपमेंट हुआ है। अगर शिक्षार्थी का डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा तो वो अधिगम को अच्छी तरह से नहीं सीख पाएगा, तो उसमें क्या होगा, अधिगम को ये प्रभावित भी करेगा। शिक्षार्थी की उत्प्रेरणा, अगर शिक्षार्थी को किसी चीज़ की प्रेरणा ही नहीं होगी तो वो सीखेगा कैसे, अंदर से प्रेरणा उसमें होना जरूरी होती है। शिक्षण की युक्तियाँ अगर अच्छी होंगी तो अधिगम अच्छा भी होगा। शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य भी उसका अच्छा होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, और ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और मेरी वीडियो पर कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।